हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, मैंने संविधान की प्रस्तावना में पिछले वीडियो में जो है पॉइंट 5 पॉइंट डाल दिए थे हमने, और ये मैं 6 पॉइंट से आज कराऊंगी। और संविधान की प्रस्तावना वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये पार्ट है, तो इसे आप बहुत ही केयरफुल होकर इसे ध्यान दीजिए और इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। आज हम पढ़ते हैं संविधान की प्रस्तावना में 6 पॉइंट न्याय। तो प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न भागों रूपों में शामिल है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के उपबंधों के जरिए की जाती है। तो जो न्याय है इसके जो है 3 विभिन्न रूपों में शामिल है: सामाजिक रूप से न्याय, आर्थिक रूप से न्याय और राजनीतिक रूप से न्याय। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार में और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उसके उपबंधों के जरिए इसकी सुरक्षा की जाती है। सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, राजनीतिक जो भी है सुरक्षा, ये मौलिक अधिकार में इनकी सुरक्षा, इसके मौलिक अधिकार के द्वारा इनकी सुरक्षा की जाती है। सामाजिक न्याय का अर्थ देखिए। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव किए समान व्यवहार। तो फ्रेंड देखिए, सामाजिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव न किया जाए, उन सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब यह है सबको समान समझा जाना चाहिए। इसका मतलब है समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार। इसका मतलब है कि समाज में किसी वर्ग विशेष को विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। जो भी अधिकार दिया जाएगा वो सबको समान अधिकार दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जाएगा। आर्थिक न्याय का अर्थ है, हमने सामाजिक न्याय का अर्थ देख लिया, अब हम आर्थिक न्याय का अर्थ जानेंगे। आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक कोई भी स्थिति हो, किसी भी तरीके का, कोई गरीब है, अमीर है, कैसा है, क्या है, उसके आधार पर भी उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अधिकार दिया जाएगा। राजनीतिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। तो इसमें जो है राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह किसी प्रकार का भी राजनीतिक अधिकार, किसी को भी चुनाव लड़ना है या किसी भी तरीके की राजनीतिक स्वतंत्रता हमें सबको प्राप्त है, और अपनी बात हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो यह है हमारा राजनीतिक अधिकार। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को जो है 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? ये लिया गया है 1917 की रूसी क्रांति से। तो हमारा ये जो है राजनीतिक न्याय, ये है हमारा, ये है आर्थिक न्याय, ये हमारा है आर्थिक न्याय, और एक है हमारा ये सामाजिक न्याय। हर व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया सकता। आर्थिक न्याय है ये, आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया सकता। राजनीतिक न्याय का अर्थ है राजनीतिक आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया सकता। फ्रेंड्स, 7 पॉइंट है इसमें स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना।
स्वतंत्रता का मतलब है कि लोगों की गतिविधियों किसी भी प्रकार की कोई भी रोक टोक नहीं की जाएगी किसी के साथ। अनुपस्थिति अथवा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर, मतलब सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसका मतलब यह है स्वतंत्रता का कि सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, किसी के साथ कोई भी इसमें रोक टोक या किसी को आगे बढ़ने से या किसी को कुछ करने से रोका नहीं जा सकता। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। तो फ्रेंड्स, जो है प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए, जो भी हमारे अधिकार हैं वो हमारे अधिकार मौलिक जो है उसमें अधिकारों के जरिए व्यक्ति अभिव्यक्ति की आज़ादी है, धर्म की आज़ादी है, उपासना की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। सब जो है ये मौलिक अधिकारों के जरिए ये सब हमारे अधिकार जो है ये सुरक्षित हैं। मौलिक जो है इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। यानी अगर कोई हमें इस तरह की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार की बाधा डालता है तो हम इसके लिए कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं, हम अपने अधिकार की मांग जो है कर सकते हैं। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। भारतीय देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था जो भी है सफलतापूर्वक इसे चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है, क्योंकि अगर बंधनों में जकड़ दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा, तो व्यक्ति अपने कार्यों को सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है। अगर स्वतंत्रता नहीं होगी तो यह स्थिति देश के विकास में भी बाधक होगी। तो इसलिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए सफलतापूर्वक। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हर चीज करने की या कुछ भी करने की आजादी मिल गई हो। यहाँ पे देखिए दिया है कि हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। यानी हमें जो भी स्वतंत्रता मिली है उसका हमें इस्तेमाल भारतीय संविधान में लिखी सीमाओं के अंदर किया जा सकता है। यानी आपको स्वतंत्रता मिली है लेकिन आप उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करने लगे। स्वतंत्रता दिया का मतलब यह है कि आप बिना किसी दूसरे को हानि पहुंचाए, दूसरे को दुख पहुंचाए, आप अपना कार्य कर सकते हैं। अगर आपके किसी स्वतंत्र कार्य करने से किसी अगले को परेशानी हो सकती है तो वो आपकी स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए जब भी कोई काम किया जाता है तो दूसरे को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है स्वतंत्र हैं आप, लेकिन कुछ भी करने के लिए नहीं है कि जिससे किसी और को परेशानी हो, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या धार्मिक रूप से किसी दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। 8th पॉइंट है समता। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। भारतीय स्वतंत्रता की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है। इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं: नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक। मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रावधान नागरिक समता को सुनिश्चित करते हैं: विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध, अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि इसमें समता का अर्थ यह है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध। भारतीय स्वतंत्रता की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती है। देखिए भारतीय स्वतंत्रता जो है प्रस्तावना जो है वो हर नागरिक को स्थिति और अवसर की क्षमता, सबको समान अवसर प्राप्त है, सबको समान अवसर यहाँ पे दिए गए हैं। भारतीय स्वतंत्रता की प्रस्तावना हर नागरिक स्थिति और अवसर क्षमता प्रदान करती है। इस उपबंध में अनुच्छेद
समता के 3 आयाम शामिल है, नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और मौलिक अधिकार निम्न प्रावधान समता को सुनिश्चित करते हैं। विधि के समझ समता, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद जो 14 है, समता का अधिकार 14 से 18 तक है, तो उसमें धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान समझा जाएगा। यह अनुच्छेद 14। फिर अनुच्छेद 15 है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, अनुच्छेद 16 है। फिर अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता कांड जो है अनुच्छेद 17 में है, अनुसूचित जाति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का अंत किया गया है इस जो है उसके द्वारा, अनुच्छेद 17 में है ये। उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 में है, उपाधियों को इसमें अनुच्छेद 18 में किसी भी प्रकार की उपाधि को समाप्त किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 39, महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। इसमें देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है अनुच्छेद 39 में महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए, यानी अगर कोई भी महिला या पुरुष कोई एक कार्य कर रहे हैं, समान कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि स्त्री को कम वेतन दिया जाएगा और पुरुष को ज्यादा वेतन दिया जाएगा। समान कार्य के लिए उन्हें समान वेतन, इस अधिकार को इस अनुच्छेद के द्वारा जो है इसे सुनिश्चित किया गया है कि अगर स्त्री पुरुष कोई भी काम कर रहे हैं, समान काम कर रहे हैं, तो उन्हें समान वेतन मिलना चाहिए। 9th पॉइंट है हमारा बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का भी कहते हैं कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा विविधताओं से ऊपर उठ सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। तो ये जो है देखिए ये इंपॉर्टेंट वो है आर्टिकल अनुच्छेद 51 का, ये है मौलिक कर्तव्य हमारे, इसमें ये है मौलिक कर्तव्य। हमारे मौलिक कर्तव्य पहले 10 थे मूल संविधान में, फिर एक कर्तव्य 11वां इसमें और जोड़ा गया है, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों और बालिकाओं की शिक्षा, बच्चों की मतलब शिक्षा का अधिकार है इसमें। तो मैं जब मौलिक कर्तव्य आपको पढ़ाऊंगी तो मैं उसमें सारे आपको पॉइंट टू पॉइंट जितने भी 11 अधिकार है वो मैं आपको, 11 मौलिक कर्तव्य है वो मैं आपको कराऊंगी। तो हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो 51 का जो है वो मौलिक कर्तव्य है 51 का, ये कहते हैं कि यह हर भारतीय का कर्तव्य होगा कि धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। यानी हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह किसी धर्म, भाषा, क्षेत्रवाद या वर्ग आदि से ऊपर उठकर आपस में प्रेम और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना उसका यह कर्तव्य है। हमारा हर भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए कि हम किसी भाषा विशेष, धर्म विशेष, क्षेत्र विशेष या वर्ग विशेष से ऊपर उठें, उसको हम वो न करके, प्रोत्साहन न करके किसी वर्ग विशेष को या किसी धर्म विशेष को किसी को अलग से प्रोत्साहन न करके या उसका साथ न देके सबको समान समझे और उन सब चीजों से ऊपर उठकर हम आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करें। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा है देश की एकता और अखंडता। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रस्तावना हमारी क्या कहती है फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान दीजिए कि प्रस्तावना में जो भी ये चीजें हैं इनमें से हमेशा 2-3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो इसलिए जो भी मैंने ये कराया है पिछला पार्ट और ये पार्ट 2 है प्रस्तावना का, और ये इसके बाद फिर मैं अगला पार्ट जो है लेसन कराऊंगी।
तो ये प्रस्तावना में से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए भी जो भी पॉइंट टू पॉइंट ये सब चीजें बहुत ध्यान रखिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए यह है व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अखंडता शब्द को कब जोड़ा गया। क्वेश्चन बन जाएगा कि अखंडता शब्द को कब जोड़ा गया। ये देखिए ये है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद और ये अखंडता गणतंत्रात्मक ये जो है जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, हर एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये याद रखिए अखंडता शब्द को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। प्रस्तावना में जोड़ा गया देश की एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता, दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 1 में, ये ध्यान दें, संविधान के अनुच्छेद 1 में, ये जो है संविधान का अनुच्छेद, ये है फर्स्ट अनुच्छेद है, भारत का वर्णन राज्यों के संघ। भारत का वर्णन किसमें किया गया है? ये राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में, संविधान के अनुच्छेद, अभी पूछ लेगा, क्वेश्चन बना देगा कि संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है। तो ये देखिए भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। यानी राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इससे भारतीय संघ की बदली न जा सकने वाली प्रकृति का परीक्षण होता है। जो भी राज्य हैं वो केंद्र के नियंत्रण में है, केंद्र से अलग उन्हें नहीं किया सकता, इसलिए जो है ये भारत जो है राज्यों का एक संघ है। इससे भारतीय संघ की बदली जा सकने वाली प्रकृति का परीक्षण होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसी बाधाओं पर पार पाना है। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक, जो भी हमारे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बाधक हैं, जैसे संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसी बाधाओं को हमें पार करना है, पार पाना है। उनसे हटकर हमें देश की एकता और अखंडता के लिए जो है प्रयास करना है और उसमें हमें बाधक नहीं बनना है, क्योंकि सांप्रदायिकता है, क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, भाषावाद है, ये सब चीजें देश की एकता और अखंडता में बाधा डालती हैं। तो इन सब चीजों से, इन बाधाओं से हमें पार पाना है। तो फ्रेंड्स ये थे जितने भी पॉइंट थे, मैंने प्रस्तावना के मेन पॉइंट्स करा दिए हैं और इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं और बनेंगे, 101% इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोग बहुत ध्यान रखिए। अब हम थोड़ा सा प्रस्तावना का महत्व क्या है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो प्रस्तावना में आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व मौलिक मूल्यों का उल्लेख है, जो हमारे संविधान के आधार हैं। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित है। देखिए जो इसमें आधारभूत दर्शन जो है प्रस्तावना का, धार्मिक और मौलिक मूल्यों का उल्लेख है, जो हमारे संविधान के आधार। इसमें संविधान सभा की महान सोच, महान और आदर्श सोच उल्लिखित है। जो हमारी संविधान सभा थी, जिन लोगों ने संविधान बनाया, जिन लोगों ने संविधान पे मेहनत की, संविधान को बनाया है, उन लोगों की सोच, आदर्श सोच जो है, इन संविधान प्रस्तावना से उनके आदर्श सोच जो है पता चलती है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं का भी परीक्षण करती है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। भारत के पूर्व न्यायाधीश हिदायतुल्लाह मानते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल हैं, जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और फ्रेंड्स ये प्रस्तावना आज यहाँ पे समाप्त है और नेक्स्ट जो है चैप्टर में फिर अगले उसमें कराऊंगी।
और फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी अगले माह तक आ जाएगी और पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।